सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज के अंतर्गत जो हमारे 2023 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसी के आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। जो आगे के टॉपिक्स है वो 26 टू 31 ऑफ मई 2022 के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज योर नेशनल पार्टी स्टेटस। देखिए, नेशनल पार्टी स्टेटस किसको दिया जाएगा? ऐसी पार्टी जो स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज है 4 स्टेट्स में, ये ध्यान रखिएगा, या फिर जिसने एटलीस्ट 4 सीट्स जीत लिए लोकसभा इलेक्शंस में एंड secured 6% of the votes in लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम 4 स्टेट्स। ये ध्यान रखने की बात है। या तो वो 4 स्टेट में स्टेट पार्टी हो, जैसा पहला पॉइंट था, या फिर उसने लोकसभा इलेक्शंस में 4 सीट्स जीत ली है, साथ ही साथ उसने 6% वोट्स भी सिक्योर किए हैं एटलीस्ट फ्रॉम 4 स्टेट्स, या फिर वो 2% ऑफ द लोकसभा सीट्स उसने हासिल कर लिए हैं फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स। इन तीनों कंडीशन में से यदि कोई भी पार्टी किसी एक कंडीशन को फॉलो कर लेती है, सेटिस्फाई कर लेती है, उसे नेशनल पार्टी स्टेटस मिल जाता है। ये आपका टॉपिक है GS2 पॉलिटी का, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज योर अनंग पाल तोमर 2। देखिए, हाल ही में नेशनल मॉन्यूमेंट इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने ये बोला है कि अनंग पाल तोमर 2 का एक प्रतिमा, एक स्टैच्यू इरेक्ट किया जाएगा न्यू दिल्ली में। तो ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आखिरकार अनंग पाल तोमर 2 है कौन, द्वितीय है कौन। सो ये तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, तोमर डायनेस्टी कहां पर इन्होंने रूल किया था? सो दिल्ली एंड हरियाणा रीजन में। किस सदी में रूल किया था? 8th to 12th ऑफ सेंचुरी। तो ये ध्यान रखने की बात है। दिल्ली जो कैपिटल बनी थी तोमर डायनेस्टी की, वो इन्हीं के शासनकाल में बनी थी, अनंगपाल तोमर 2 के शासनकाल में। पृथ्वीराज चौहान इन्हीं के ग्रैंडसन थे, तो आपको पता रहना चाहिए पृथ्वीराज चौहान किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? तोमर डायनेस्टी को। देन जो मेहरौली में कुतुब मीनार सिचुएटेड है, वहां पर एक मेहरौली पिलर या आयरन पिलर स्थापित किया गया है। उस आयरन पिलर की स्थापना भी अनंगपाल तोमर द्वितीय के द्वारा ही की गई थी। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि आखिरकार अनंगपाल तोमर किन चीजों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। देन शुगर, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, इंडिया बिगेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, कि ब्राजील सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इंडिया में महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट स्टेट टू प्रोड्यूस शुगर एंड देन नेक्स्ट कम्स योर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दूसरा नंबर का राज्य है जो शुगर उत्पादन में या चीनी के उत्पादन में सबसे ज्यादा नजर आता है। सबसे पहला कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ये चार्ट है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी कई बार ट्रेंड्स पूछता है कि शुगर के ट्रेंड में बताइए कि हमारा टारगेट लगातार बढ़ रहा है शुगर एक्सपोर्ट में। तो आपको पता रहना चाहिए टारगेट्स लगातार बढ़ नहीं रहा है, एक प्रकार से 2019-20 और 2020-21 में स्टॉल भी हो गया है। तो 2050, हाँ, यहाँ तक लगातार टारगेट्स बढ़े हैं, लेकिन उसके बाद स्टॉलिंग आई है, 60 और 60 ही रहा है। एक्सपोर्ट में हो सकता है यूपीएससी बोलते हैं कि लगातार इंक्रीमेंट हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स। तो यस, ये एक प्रकार का ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है कि लगातार एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से सब्सिडी में देख लीजिए, यूपीएससी हो सकता है ये बोल दे कि सब्सिडी लगातार बढ़ रही है। तो लगातार नहीं बढ़ रही है, टिल 2019-20 सब्सिडी बढ़ी है, लेकिन 2020-21 के अंतर्गत सब्सिडी में ड्रॉप भी आया है। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग योर शुगर। नेक्स्ट इज योर परम पोरुल एंड परम अनंता। ये क्या चीज है परम पोरुल एंड परम अनंता? तो देखिए, सुपर कंप्यूटर है परम पोरुल और परम अनंता। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इन्हें इंस्टॉल किया गया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन किसके द्वारा लाया गया है? DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज योर MITI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ इसका इंप्लीमेंटेशन CTAC पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर के द्वारा किया जाता है। तो हो सकता है यूपीएससी वन लाइनर में पूछ ले व्हाट इज परम पोरुल और परम अनंता। देन द नेक्स्ट इज द नेशनल हाइड्रोजन मिशन। देखिए, टारगेट्स आपको पता रहने चाहिए, क्योंकि नेशनल हाइड्रोजन मिशन अक्सर न्यूज में रहा है, तो हमारे लिए जरूरी है टारगेट्स गवर्नमेंट ने क्या सेट किए हैं ये हम देख लें। 5 मिलियन मीट्रिक टन्स बाय 2030 ये प्रोडक्शन का टारगेट है, और इससे जो डोमेस्टिक डिमांड होगी उसका 40% हम मीट करना चाहते हैं। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या टारगेट सेट किए हैं फॉर नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नेक्स्ट इज योर बोंगो सागर। बोंगो सागर क्या चीज है? एक प्रकार का नेवल एक्सरसाइज है। किसके बीच में किया जा रहा है? भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जा रहा है बोंगो सागर। नेक्स्ट इज योर सर्विस चार्जेस। देखिए, सर्विस चार्ज अक्सर जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते होंगे, होटल्स में खाना खाने जाते होंगे,
तो वहां पर ये चार्ज किया जाता है सर्विस चार्ज, ठीक है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है किसी भी लॉ के अंतर्गत, तो इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन ऐसा नहीं कि इलीगल है, इट इज लीगल। ये आपको ध्यान रखना है कि इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज लीगल एंड डज नॉट वायलेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। होटल्स चार्ज अपॉन द कस्टमर्स और द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट इज योर भदरवा। एक प्लेस है जम्मू एंड कश्मीर में, भदरवा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि लैवेंडर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है। सो इट इज इन भदरवा, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। यहीं से भारत के प्रथम पर्पल रेवोल्यूशन की भी शुरुआत हुई थी। इंडिया पर्पल रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम भदरवा, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन, ये इंस्टीट्यूशन भी यहाँ सिचुएटेड है। तो क्योंकि लैवेंडर फेस्टिवल मनाया जा रहा था मई के महीने में 2022 में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दिस प्लेस। नेक्स्ट इज योर निर्देशक। देखिए निर्देशक क्या है, एक नेवल वेसल है। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि आखिर निर्देशक क्या चीज है। वन लाइनर क्वेश्चन है, हो सकता है यूपीएससी पूछ ले। देन द नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट निगाह। क्या चीज है प्रोजेक्ट निगाह? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंटेनर्स को ट्रैक करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। जो आपके कार्गो कंटेनर्स होते हैं उनको ट्रैकिंग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इज योर ऑपरेशन नमकीन। किसके द्वारा लेकर आया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उसके द्वारा लाया गया है। किस चीज के लिए लाया गया है? टू कैप्चर कोकेन। तो आपको पता रहना चाहिए ऑपरेशन नमकीन है क्या। देन द नेक्स्ट इज योर श्री नारायण गुरु। देखिए श्री नारायण गुरु के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके आर्ट एंड कल्चर एज वेल एज योर हिस्ट्री का हिस्सा है। तो एजवा कास्ट, ये एजवा जाति से बिलोंग करते हैं। वन रिलीजन वन गॉड एंड वन कास्ट, ये इनका नारा था। ये कब हुए थे? 19th सेंचुरी में श्री नारायण गुरु, ये उनका टाइम पीरियड है। 1903 के अंतर्गत उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP की शुरुआत की थी। साथ ही साथ वाइको मेडिटेशन की भी स्टार्टिंग इन्होंने की है। अद्वैत वेदांत में इनका काफी बिलीव था, जो आदि श्री शंकराचार्य के द्वारा दिया गया है, जो सिद्धांत दिया गया श्री शंकराचार्य के द्वारा, उस अद्वैत वेदांत में ये बिलीव करते थे। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, लाइक अद्वैत दीपिका एज वेल एज आश्रम। नेक्स्ट इज योर लॉ कमीशन। लॉ कमीशन है क्या चीज और क्यों ये न्यूज में है? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉ कमीशन की स्थापना जब आखिरी बार की गई थी 2018 में, उसके पश्चात से अभी तक कोई लॉ कमीशन की स्थापना हुई नहीं है। तो इसलिए काफी न्यूज में है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आपको ये पता रहना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार इसकी स्थापना करती है एक ऑर्डर के थ्रू। इट इज अ 5 मेंबर बॉडी, यानी कि वन चेयरपर्सन रहेंगे एज वेल एज 4 मेंबर्स रहेंगे। साथ ही साथ नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स, यानी कि पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं कुछ, और वो 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। लॉ एज वेल एज लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, यानी कि जो लॉ सेक्रेटरी होंगे और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी होंगे कानून मंत्रालय के अंतर्गत, लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत, वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इसके चेयरपर्सन होते हैं। सो दिस इज योर लॉ कमीशन। नेक्स्ट इज योर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे नेटो के अगेंस्ट स्थापित किया गया था। एक इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? रशिया के द्वारा स्थापना की गई थी इसकी 2002 में, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मॉस्को में। इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो देखिए जो इस पर्टिकुलर मैप में रेड कलर से हाईलाइटेड कंट्रीज हैं वो सभी इसके मेंबर्स हैं, तो प्लीज इसे ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज योर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के द्वारा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स दिए गए थे, और वो इंडिया में सेकंड स्टेट बना है टू गिव कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स टू द ट्राइबल पीपल। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है ये समझना कि कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स किस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। क्या होते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स? तो ये मेंस का टॉपिक हो जाता है, प्रीलिम्स का टॉपिक नहीं है। आपको बस इतना समझना है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2005 के अंतर्गत दिया जाता है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। हो सकता है यूपीएससी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है, या फिर बोलते बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत लिखा गया है। आपको पता रहना चाहिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में दिया जाता है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। देन द नेक्स्ट इज योर फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन। देखिए किसने शुरुआत की थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल एज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया ने हाल ही में इसे ज्वाइन किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? टू डीकार्बोनाइज इंडस्ट्रीज। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट इंडस्ट्रीज होते हैं उन्हें डीकार्बोनाइज करने के लिए, ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके,
इसीलिए फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन लाया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है। देन द नेक्स्ट इज योर अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स। अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्लाइमेट एक्शन प्लेटफॉर्म के द्वारा शुरुआत की गई है इसकी, और इसका एम क्या है, ताकि जो भारत के क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव है, गोल्स है और डीकार्बोनाइजेशन का जो इनिशिएटिव है उसे फास्ट ट्रैक किया जा सके। सो इंडिया के लिए स्पेशली इसे लेकर आया गया है, तो ऐसे में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखिए 2022 में रेत समाधि एक बुक लिखी गई थी गीतांजलि श्री के द्वारा, उन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज से नवाजा गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। सो इट इज गिवन टू अ बुक विच इज ओरिजिनली पब्लिश इन एनी लैंग्वेज, यानी कि किसी भी अन्य भाषा में वो पब्लिश हुई हो किताब, लेकिन बाद में उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया हो और यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश की गई हो, तब उसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। और अगर वो किताब इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत जाती है तो उसे कितना प्राइज मनी मिलेगा, 50,000 पाउंड्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की बात है कि केवल ऑथर को नहीं मिलेगा, वो प्राइज मनी डिवाइड होगा ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में। तो जिसने उस किताब की ट्रांसलेशन फ्रॉम अ डिफरेंट लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज की होगी, उसको भी ये प्राइज मनी दिया जाएगा। नेक्स्ट इज योर आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम G20। हाल ही में हमारा देश G20 की बैठक ऑर्गेनाइज कर रहा है, और ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स गिफ्ट में दिए गए हैं, उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप के कल्चर और आर्ट फॉर्मेशंस। फर्स्टली इज योर सांझी आर्ट। देखिए ये कृष्णा या वैष्णव जो धर्म है उससे एसोसिएटेड है, तो आपको ये पता रहना चाहिए सांझी आर्ट क्या चीज है। और इसमें क्या होता है कि स्टेंसिल्स का क्रिएशन किया जाता है और उसके बाद उसे हाथों के द्वारा काट लिया जाता है। सो दिस इज द पेक्यूलियर एलिमेंट ऑफ योर सांझी आर्ट। नेक्स्ट इज योर रोगन पेंटिंग। कहां पर है, गुजरात से एसोसिएटेड है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। आपको यह भी पता रहना चाहिए कि पहले रोगन पेंटिंग में केवल आदमी या पुरुष ही इसे पेंट करते थे, लेकिन अब विमेन भी इसे पेंटिंग करती हैं। देन इसमें वेजिटेबल ऑयल्स या वेजिटेबल डाइज का इस्तेमाल होता है पेंट्स में, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और केवल आधे फैब्रिक को ही पेंट किया जाता है और बाकी का आधा फैब्रिक उसका मिरर इमेज होता है। तो ये इसकी खासियत है रोगन पेंटिंग की। तो हो सकता है यूपीएससी पूछ ले रोगन पेंटिंग के बारे में कि कहाँ से एसोसिएटेड है, तो आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट इज योर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। देखिए पीएम केयर्स जो ये फंड है ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम, जब कोविड-19 का समय चल रहा था तब इसे एस्टैब्लिश किया गया था। तो जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन है इसमें कितना अमाउंट रखा गया है किसी बच्चे के लिए, तो इट इज 10 लाख रुपीस। देन क्या क्या बात इसमें कही गई है, एजुकेशन में सपोर्ट किया जाएगा और वो चाहे स्कूल हो चाहे हायर एजुकेशन हो, दोनों में ही सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस पीएम केयर्स के अंतर्गत आएंगे उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के भी सारे बेनिफिट, सारी सुविधाएं मिलेंगी। एलिजिबिलिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने अपने माता पिता, दोनों ही माता पिता को कोविड-19 के दौरान खोया हुआ है, या फिर जो उनके लीगल गार्डियंस थे उन्हें भी उन्होंने खो दिया, या फिर एडॉप्टिव जो पेरेंट्स थे उन्हें खो दिया ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम्स, तो वो एलिजिबल होंगे फॉर पीएम केयर्स फंड। नेक्स्ट इज योर वेस्ट नाइल वायरस। देखिए हाल ही में केरला में इस वायरस का एक जीन मिला था, तो ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर वेस्ट नाइल वायरस है क्या चीज। इट स्प्रेड्स फ्रॉम बर्ड्स टू ह्यूमंस। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि ये पक्षियों से आदमी या इंसान में फैलता है। और कौन सा मॉस्किटो इसके लिए जिम्मेदार होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये फ्लेवी वायरस फैमिली को बिलोंग करता है और जापानीज एंसेफेलाइटिस फैमिली जो होती है उससे भी ये संबंधित है। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, जैसे कोविड-19 के अंतर्गत होता है। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। सबसे पहले कहां डिटेक्ट हुआ था, 1937 में युगांडा के अंतर्गत। नेक्स्ट इज योर इंफॉर्मेशन, एक फैक्ट है, भारत और यूएसए के बीच में जो ट्रेड है वो $119 बिलियन पहुंच गया था। और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मई 2022 में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया था। तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट खबर है, इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए जानना। इसी तरीके से आपको ये भी पता रहना चाहिए कि भारत का ट्रेड सरप्लस है विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि भारत का पलड़ा काफी भारी है इफ वी कंपेयर
विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट इज योर यूएन हैबिटेट। क्या है यूएन हैबिटेट? देखिए जो इसका मैंडेट है वो हैबिटेट एजेंडा से डिराइव हुआ है, ठीक है। और ये हैबिटेट एजेंडा कब आया था? ड्यूरिंग योर हैबिटेट सेकेंड समिट विच ऑकर्ड इन इस्तांबुल, टर्की 1996। 1996 में इस हैबिटेट एजेंडा को अपनाया गया था। ट्विन गोल्स हैं इसके, दो गोल्स हैं। क्या गोल है? पहला गोल है कि सबको घर मिलना चाहिए, सबको आवास मिलना चाहिए, हाउसिंग फॉर ऑल, एंड देन द सेकंड वन इज योर सस्टेनेबल हैबिटेट्स। नेक्स्ट इज योर परमानेंट इंडस कमीशन। देखिए ये परमानेंट इंडस कमीशन एक बायलैटरल कमीशन है भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1960, जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, ठीक है, उसी में इसकी स्थापना हुई थी। हो सकता है यूपीएससी ये बोल दे कि ये एक ट्राइलैटरल कमीशन है बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड नेशंस। तो आपको पता रहना चाहिए नहीं, भारत और पाकिस्तान बायलैटरल कमीशन ही है ये, और भारत और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मैंडेट क्या है कि ये मैंडेट होगा, मैंडेट ये है कि इसमें प्रत्येक वर्ष समिट होगी, प्रत्येक वर्ष बैठक होगी, और अल्टरनेटिवली होगी भारत और पाकिस्तान में। यानी कि जो सम्मेलन होगा, जो समिट होगी, जो बैठक होगी, वो अल्टरनेटिव होगी इंडिया और पाकिस्तान के अंतर्गत हर वर्ष। नेक्स्ट इज योर चीता। देखिए चीता फास्टेस्ट लैंड मैमल है, ये आपको पता रहना चाहिए। मायोसीन एरा से बिलोंग करता है। हो सकता है यूपीएससी बोलते हैं कि अभी अभी जस्ट प्लेस्टोसीन में ही इसका ओरिजिन हुआ है, तो आपको पता रहना चाहिए नहीं, मायोसीन से ये बिलोंग करता है। अफ्रीकन चीता का आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल, और एशियाटिक चीता का है आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। और कूनो पालपुर में हाल ही में इससे लेकर आया गया है, दो कंट्रीज से लाया गया है। फर्स्ट इज योर नामीबिया एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। नामीबिया से 8 चीता आए थे और साउथ अफ्रीका से हाल ही में सेकंड बैच आया है। नेक्स्ट इज योर जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क। देखिए एक प्रोग्राम है जिसे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस आईसीसीआर ने हाल ही में आयोजित किया था। तो ये आईसीसीआर के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। कब इसका इनॉग्रेशन हुआ था? 1950 में, और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। अवार्ड्स ये कुछ देती है, ये संस्था कुछ प्रमुख अवार्ड्स देती है जो आपको पता रहना चाहिए। फर्स्ट इज योर वर्ल्ड संस्कृति अवार्ड, देन जिसैला बॉन अवार्ड, एंड देन डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड। नेक्स्ट इज योर रेड सैंडर्स। देखिए रेड सैंडर्स के बारे में समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार न्यूज में रहता है, तो आपको पता रहना चाहिए किस रीजन में रेड सैंडर्स ट्री उगाया जाता है। सो इट इज एंडेमिक टू आंध्रा, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये कैटेगरी 2 ऑफ द साइट्स जो है उसको बिलोंग करता है। ऐसे में एक्सपोर्ट्स क्या है? प्रतिबंधित हैं, लेकिन 2019 में एक्सपोर्ट्स को भारत सरकार ने परमिट किया था अगर रेड सैंडर्स कहां पर उगाया गया? कल्टीवेबल लैंड में उगाया गया, फॉरेस्ट एरिया में नहीं, कल्टीवेबल लैंड में। ये ध्यान रखिएगा, कल्टीवेबल लैंड में अगर रेड सैंडर्स को उगाया गया है और उसका एक्सपोर्ट किया जाना है तो उसकी परमिशन है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड, ये पता रहना चाहिए। कहां पर उगता है? ड्राई रॉकी टेरेन रेड सॉइल के साथ। अगर रेड सॉइल है, ड्राई टेरेन है, रॉकी टेरेन है, तब रेड सैंडर्स ट्री को उगाया जा सकता है। कुछ प्लेसेस एंड फैक्ट समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए नेचीपू टनल कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दिस इज द फर्स्ट फैक्ट। देन हाल ही में कोलकाता प्रथम सिटी बना है, फर्स्ट सिटी टू प्रिपेयर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो ये पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन है? कोलकाता। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर किसके अंतर्गत आता है? बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो यहां से आपको दो इंफॉर्मेशन मिल रही है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 से आप पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाते हैं, और हाल ही में सबसे पहला सिटी कौन सा है? कोलकाता। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स कौन जारी करता है? हमने पहले भी देखा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन, हाल ही में ये नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन की स्थापना हुई है। कहां पर? पुणे में। पाम द ओर क्या है? एक अवार्ड का नाम है जो कि कैन्स फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है। जन समर्थ एक पोर्टल का नाम है जो कि भारत सरकार ने लॉन्च किया ताकि वो डिफरेंट सर्विसेज सिटीजन्स तक पहुंचा सके। हसदेव फॉरेस्ट, हसदेव फॉरेस्ट कहां पर आता है? छत्तीसगढ़ में। हसदेव एक नदी का भी नाम है जो कि महानदी की ट्रिब्यूटरी है, तो आपको ये पता रहना चाहिए व्हाट इज हसदेव। एक ट्रिब्यूटरी भी है और एक फॉरेस्ट का नाम भी जो छत्तीसगढ़ में आता है। सेला मैकाक्यू, देखिए सेला पास, उसी से ये सेला मैकाक्यू नाम दिया गया है। तो सेला पास कहां पर आता है? अरुणाचल प्रदेश में।
यूनिकॉर्न, ये आपने कई बार सुना भी होगा और आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो ये एक प्रकार का स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन, यहाँ पर $1 बिलियन होगा ना कि $100 बिलियन, उसकी मार्केट वैल्यूएशन होती है, यानी कि 7,500 करोड़ रुपीस। तो ये ध्यान दीजिएगा, $1 बिलियन है ना कि $100 बिलियन मार्केट वैल्यूएशन, या फिर इंडियन रुपीस में देखें तो 7,500 करोड़ रुपीस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू।